हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चंस जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ही इत्मीनान से कह रहा है कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो था, मतलब गुप्तकालीन जो विश्वविद्यालय था उसका नाम पूछा जा रहा है। क्या कांचीपुरम था, या सॉरी कांची था, क्या तक्षशिला था, नालंदा था या वल्लभी था, कौन था? तो अब ये तो है नहीं और ये भी नहीं है, कन्फ्यूजन थोड़ा सा तक्षशिला और नालंदा में होगा। अब आप सोच के बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जो भी साथी विकल्प सी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल सही है, इसका सही उत्तर होगा नालंदा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे क्या कह रहा है। कहते हैं कि भारतीय नेपोलियन की संज्ञा किसे दी जाती है, मतलब भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता था? क्या चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम को, या फिर हर्षवर्धन को? तो इसका सही उत्तर बताएं। बेहद ही अच्छा हिस्ट्री से क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, समुद्रगुप्त को। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन ट्रेंडिंग रहता है। नादिर शाह, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहते हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि आयुर्वेदिक जो जो आयुर्वेदिक के चिकित्सा जो भगवंती से मानते थे, किसे मानते थे? आयुर्वेद के चिकित्सा, है ना, जो भगवान है बोले जाते हैं वो कौन है? क्या सुश्रुत हैं, च्यवन हैं, धन्वंतरी हैं, चरक हैं, कौन है? इसके सही उत्तर का विकल्प बताएं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों धन्वंतरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं कि पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था, मतलब गुप्त शासक अगर हम बात कर लेते हैं कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? क्या श्रीगुप्त था, चंद्रगुप्त प्रथम था, घटोत्कच था या कुमारगुप्त था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीगुप्त। इसी ने दोस्तों गुप्त वंश की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन कई बार ट्रेंड करता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या कह रहा है। कहते हैं कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? मतलब जब भारत पर आक्रमण हुआ था उस समय क्या अरबों का था, या फिर हंगेरियों का था, या हूणों का था, या तुर्कों का था? किसने आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हूणों का आक्रमण किया गया था। आप लोगों को ने पढ़ा होगा भी, हूणों का आक्रमण हुआ करता था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या कह रहा है। कहता है कि आर्यभट्ट और बराहमियन के सुविख्यात नाम किसके युग से जोड़े जाते हैं? इनका युग पूछ रहा है, ये किस वंश से संबंधित थे? आर्यभट्ट और बराहमियन किस वंश से संबंधित थे? ऐसा क्वेश्चन है। क्या गुप्त वंशी थे, कुषाण वंशी थे, मौर्य वंशी थे, पाल वंशी थे? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गुप्त वंश। ये गुप्त वंश से संबंधित थे। कौन? आर्यभट्ट और बराहमियन। इसका सही उत्तर होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या कह रहा है। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियों के का वर्णन है? जो इलाहाबाद का स्तंभ है उसमें किसकी उपलब्धियों के वर्णन है? क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, समुद्रगुप्त हैं, या विक्रमादित्य, या स्कंदगुप्त? क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, समुद्रगुप्त। इसी को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। इसका सही उत्तर है बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या कह रहा है। चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासन काल के दौरान भारत आया था? कई बार क्वेश्चन बना है, इसको डबल स्टार नोट करें। कई बार क्वेश्चन यही आया कि चीनी यात्री किसके शासन काल में भारत आया था, वो कौन था? चलते हैं विकल्प की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य थे, समुद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, या कुमारगुप्त थे?
तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ये किसके समय आया था चीनी यात्री फायान। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था कौन, फायान। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और चंद्रगुप्त द्वितीय की का एक उपनाम और भी है जिन्हें क्या कहा जाता है, विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। ये भी क्वेश्चन ट्रेंड करता है दोस्तों, क्या करता है कि विक्रमादित्य किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 9 कह रहा है गुप्त शासकों के बारे में कौन सा कथन नहीं है, मतलब गलत चीज़ नहीं है, मतलब 3 चीज़ें सही हैं। उन्हें मुख्यतः उत्तर मध्य भागों पर शासन किया, क्या ये बात बिल्कुल सही हो सकती है। राजपंत वंश सिंहासन सबसे बड़े पुत्र, ये भी देखने को मिलता है, समझते हैं। न्यायप्रिय प्रणाली पहली की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी। भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य में भी कमी आई। तो हमें लगता है कि ये तीनों बातें सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जो कि हमें नहीं देखना था। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10। कहता है कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे, क्या चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। क्वेश्चन नंबर 10 बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कालिदास से। कालिदास किसके दरबार में रहते थे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उपाधि मिला हुआ था, या उन्हें बोल सकते हैं, इन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। अभी हाल जिक्र किया था इसका। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि विक्रमादित्य किसे कहा जाता था, चंद्रगुप्त द्वितीय को। और इन्हीं के समय कौन रहता था, कालिदास रहते थे, आर्यभट्ट थे, ब्राह्मण थे, ये सारी चीज़ों का संरक्षण था। फिलहाल इतना पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्या कह रहा है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन है, मतलब गुप्त साम्राज्य का संस्थापक पूछा जा रहा है। क्या घटोत्कच है, श्रीगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम है या समुद्रगुप्त है। तो मैंने बताया था गुप्त वंश का संस्थापक तो हो जाएगा तुम्हारा श्रीगुप्त। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कहता है कि गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था, क्या कला और स्थापत्य के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, राजस्व और भूमि सुधार के लिए, या इनमें से कोई नहीं। जो गुप्त साम्राज्य था वो कला और स्थापत्य के लिए जाना जाता था। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी। क्वेश्चन नंबर 13, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी, पाली थी, प्राकृतिक थी, हिंदी थी, संस्कृत थी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, संस्कृत भाषा थी किनकी, गुप्त शासकों की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, क्या कह रहा है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था, कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। क्या भानुगुप्त था, बाघभट्ट था, आर्यभट्ट था या फिर ब्राह्मण था। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर होगा दोस्तों ए, आर्यभट्ट, जो कि एक खगोल विज्ञानी थे। इसका सही उत्तर होगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, क्या कहता है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी वह कौन है। मैंने बताया था स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है और कुमारगुप्त है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसका सही उत्तर है क्वेश्चन का सी विकल्प, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 100 क्वेश्चंस का सफ़र है दोस्तों, इस वजह से मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो हर क्वेश्चंस की मैं व्याख्या करता हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा जिसने हूणों को भारत के पर आक्रमण से रोका था। मैंने बताया था हूणों का आक्रमण हुआ था, तो ये किस शासक ने रोका था उनको। स्कंदगुप्त ने रोका था, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कुमारगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 16, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जो हूणों का आक्रमण था ये स्कंदगुप्त ने रोका था। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, क्या कहता है, कहते हैं गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। गुप्त संवत किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। इसका सही उत्तर है ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, क्या कह रहा है,
गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? अच्छा प्रश्न है। गुप्त काल की जो सरकारी भाषा थी संस्कृत थी, और गुप्त काल जो था वो संस्थापक श्री गुप्त था, और चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता था। ये छोटी छोटी बातें याद रख सकते हैं। और गुप्त काल में धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। कौन सी धातु थी? सोना था, चांदी था, तांबा था, लोहा था। क्वेश्चन नंबर 18। तो सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे गुप्त काल में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? तो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे क्या कहता है। निम्नलिखित के सिक्के संगीत के प्रति उसको दर्शाते हैं। क्या मौर्यों के, नंद के, या गुप्तों के, या चोलों के? तो इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त के समय सिक्के जारी किए गए थे। उन्हें मतलब वीणा बजाते हुए, है ना, और भी कई प्रकार के संगीत के प्रति सिक्के दिखाई दिए थे। तो ये गुप्त शासकों के ही द्वारा जारी किए गए थे। तो ऐसा ही प्रश्न है, किसके सिक्के संगीत के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं? तो गुप्त शासकों के सिक्के प्रेम को दर्शाते हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहते थे? बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके राज दरबार में कवि थे? क्या विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, या कनिष्क? क्वेश्चन नंबर 21। तो बाणभट्ट ये हर्षवर्धन के समय रहते थे, और बाणभट्ट की दो रचनाएं बहुत ही फेमस हैं जो एग्जाम में अटेंड करते हैं। कौन कौन सी? एक है कादम्बरी, एक है तुम्हारी हर्षचरित, एक हर्षचरित है, दूसरी कादम्बरी है। ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं ये दोनों, कई एग्जाम में पूछी जाती हैं। और ये बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। बेहद ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से यहाँ से एग्जाम में ट्रेंड करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे क्या कह रहा है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? जो हर्षवर्धन था इसकी जो राजधानी थी वो कन्नौज थी, या थनेश्वर से कन्नौज, ये दो राजधानियाँ थी इसकी। तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाएं कहाँ किया करता था? क्या मथुरा में, प्रयागराज में, वाराणसी में, ताम्रलिप्ति में? तो इसका सही उत्तर है ये इलाहाबाद में, प्रयाग में अपनी धार्मिक सभाओं को करता था। इसका सही उत्तर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? अभी मैंने बताया था हर्षचरित और कादम्बरी ये बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे क्या कहता है। निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? क्या हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी है? हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी है। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंद ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? हर्षवर्धन की हैं। तो हमसे नहीं वाला पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? हर्ष द्वारा आयोजित जो कन्नौज में सभा होती थी वो किसके सम्मान में आयोजित की गई थी? फायान के, ईदसिंह से, हुयूत सॉन्ग के, या मेखदनीज के? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, हुयूत सॉन्ग के सम्मान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे क्या कहता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। किस में मापते हैं वायुमंडलीय दाब को? बैरोमीटर में, मिलीमीटर में, वोल्टमीटर में, डेकामीटर में? तो इसका सही उत्तर है बैरोमीटर में हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे कि अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? 1, 2, 3, 4। अमीबा दोस्तों एक कोशिकीय होता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? 63 में, 64 में, 65 में, या फिर 66 में? क्वेश्चन नंबर 28।
तो इसका सही उत्तर है 1963 में नागालैंड एक विधिवत राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। क्या मालीगांव है, जलगांव है, फुलेरा है, मालाखेड़ा है? क्या है सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन उत्तर पूर्व सीमांत में? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए मालीगांव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री? मुख्यमंत्री राज्य में होता है तो सीधी सीधी बात है, जब मुख्यमंत्री राज्य का होता है तो फिर कहीं ना कहीं राज्य से संबंधित ही व्यक्ति करेगा। तो इसका सही उत्तर है राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 30 का ए विकल्प सही होगा, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि रेफ्रिजरेटर फ्रिज में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रीऑन, ऑक्सीजन, कार्बन या नाइट्रोजन? तो जो फ्रीऑन गैस होती है ये नाइट्रोजन में होती है, मतलब शीतलन पदार्थों में ये पाई जाती है फ्रीऑन गैस। और यही जो मतलब फ्रीऑन गैस होती है यही CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के मतलब उत्सर्जन में सहायता देती है और इससे ओजोन परत को नुकसान होता है, पतली होती है, ये सारी चीज़ें। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन, डर्बिन, थॉमसन या कलाम साहब? तो इसका सही उत्तर होगा जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। कहते हैं कि असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? क्या आत्माराम शर्मा थे, मोहन प्रकाश शर्मा, राधे श्याम शर्मा या मोतीलाल शर्मा? तो इसका सही उत्तर है कि जो असमिया भाषा में प्रथम पुस्तक लिखी गई थी उसके जो राइटर थे वो आत्माराम शर्मा थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा और किस देश का राष्ट्रीय गान भी लिखा है? तो क्या बांग्लादेश है, चाइना है, श्रीलंका, पाकिस्तान? तो उन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है। तो इसका सही उत्तर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? क्या नाइक्रोम, सोने के, चांदी के, तांबे के? तो इसका सही उत्तर होगा ये नाइक्रोम का बना होता है हीटर का तार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि लोहे पर जंग लगने से भार घट जाता है या बढ़ जाता है, अत्यधिक बढ़ जाता है, कम हो जाता है या ज़्यादा हल्का हो जाता है? जब लोहे पर जंग लगती है तो उसका भार बढ़ जाता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली, वो असम की किस जिले में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, क्वेश्चन तो यही पूछा जाता रहा है कई एग्जाम में कई बार कि माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। अब असम का ज़िला भी पूछ रहा है, क्या पातालपुरी में है, दार्जिलिंग में है, मुनावरी में है, शिव सागर में है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए पातालपुरी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? स्टील में, लोटे में, जस्ते में, पीतल में? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए स्टील। स्टील में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। किससे भविष्य का धातु, इसे या भविष्य की ईंधन किसे कहा जाता है? टाइटेनियम, लीड, मरकरी, प्लेटिनम को? तो इसका सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 39 का? तो इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। टाइटेनियम को भविष्य की ईंधन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कहते हैं कौन सा तत्व इस स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर, सोडियम, हीलियम, बेरिलियम? कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए सल्फर। सल्फर एक स्वतंत्र अवस्था में रखा जाता है। कहते हैं सोडियम को किस में रखा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है तो मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कहते हैं दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया और सुल्तान। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए।
कहते हैं कि मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मतलब मंदिरों का मंदिर या मंदिरों का शहर की उपमा किस को दी जाती है? क्या तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए। तमिलनाडु से एक क्वेश्चन दोस्तों घूमता है एग्जाम में, वो क्या है? मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मदुरै में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है। और इसकी नदी भी पूछी जाती है, तो ये वैगई नदी के तट पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो वैगई नदी और मदुरै और मीनाक्षी मंदिर, ये तीनों बातें याद रखें। और मंदिरों की पुण्य भूमि, मंदिरों का शहर तमिलनाडु कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये। चलते हैं अगले प्रश्न पर। महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वाई बी चौहान, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, ममता बनर्जी? तो इसका सही उत्तर है वाई बी चौहान महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद, सूरत, जयपुर, नागपुर? तो इसका सही उत्तर है अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर पूछा जाता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो कानपुर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी को, माही को, रावी को, यमुना को? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए, कोसी को। एक क्वेश्चन और बनता है कि सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी की संज्ञा किसे दी जाती है? तो कोसी नदी को दी जाती है। अगर हम तुमसे पूछते हैं कि बिहार का शोक कोसी नदी, कलकत्ता का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी हो जाएगी कलकत्ता का शोक। और बिहार का शोक कोसी नदी। और चीन का शोक तो हुआंगो नदी हो जाएगी। इसका सही उत्तर है दोस्तों चीन का शोक हुआंगो नदी, कलकत्ता का शोक दामोदर नदी, बिहार का शोक कोसी नदी। और सर्वाधिक मार्ग कौन बदलती है? कोसी नदी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, शत्रुघ्न सिन्हा बिहार से संबंधित है। इनका एक डायलॉग बेहद ही फेमस रहता है, वो कौन सा था? कहते हैं हर फिल्म में खामोश। इनका ये डायलॉग बेहद ही इम्पोर्टेंट रहता है, खामोश शब्द। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे क्या कह रहा है। अलीगढ़ किसके उत्पादन के लिए मशहूर है? ताली के लिए, चूड़ी के लिए, आभूषण के लिए, कपड़े के लिए? तो अलीगढ़ तालों के लिए फेमस है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे कि किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये मतलब सबसे गहरा बंदरगाह है, कहा जाता है कि ये गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस चोटी के पीछे है? तो ये डोल्फिन नोज चोटी के पीछे स्थित है। ये कौन? विशाखापट्टनम, जिससे इसे कम हानि पहुंचती है। ये सारी आपदाओं को ये डोल्फिन नामक जो चोटी है वो ढक लेती है और सुरक्षा प्रदान करती है। और ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 8, 9, 7, 10? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। कहते हैं कि भारत की डीजल इंजन जो फैक्ट्री है लोकोमोटिव, वो कहाँ लग रही है? उत्तर प्रदेश में। क्या वाराणसी में, अहमदाबाद में, कच्छ में, रुड़की में? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। तो मैंने पूरी वीडियो में दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के बारे में बात नहीं किया है, क्योंकि आप सभी लोगों का समय बेहद ही कीमती है। सेशन में बनी रहें और इन्जॉय करते रहें। कहते हैं कि बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मानते थे? सिख धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई? तो ये सिख धर्म के लोग बैसाखी त्यौहार को मानते थे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है? तो गुरु अंगद हो जाएंगे। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों अंगद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी हैं, अकबर हैं, नवाब पटौदी हैं, गजल खान है? तो शाहनामा बेहद ही इंपॉर्टेंट है। किसने लिखी है? फिरदौसी ने लिखी है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, बेहद ही सिंपल है, पूछी गई है। मणिपुर की राजधानी कौन है? इम्फाल, कोहिमा, ईटानगर, हैदराबाद? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया था? 64 में, 65 में, 66 में, 67 में? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1964 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश? तो ये क्वेश्चन जम्मू कश्मीर में ये लागू थी धारा 370, जो कि वर्तमान में समाप्त कर दी गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।